नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। ब्याज दरों पर यूएस फेड के ऐलान से पहले अमेरिकी बाजार मिले जुले बंद। यूरोप में भी कमजोर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी भी आज कमजोर कर रहा है अपनी शुरुआत। एनएचपीसी में होगा इस वित्त वर्ष का पहला विनिवेश। सरकार ओएफएस के जरिए आज बेचेगी 11% हिस्सा। 2700 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। फ्लोर प्राइस 21 रुपए 75 पैसे तय। एक्सिस बैंक ने जारी किए उम्मीद के मुताबिक नतीजे, लेकिन 22,000 करोड़ रुपए के कर्ज को निगरानी में डालने से चिंता बढ़ी। आईडीएफसी बैंक की एसेट क्वालिटी भी हुई खराब। मार्च तिमाही में भारतीय इंफ्राटेल का मुनाफा 19% पहुंचा। बोर्ड ने 450 रुपए के भाव पर मंजूर किया 2000 करोड़ रुपए तक का बायबैक। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को 1000 मेगावाट का पावर प्लांट बेच सकता है जेएसपीएल। आज होगी जेएसडब्ल्यू एनर्जी बोर्ड बैठक, नतीजे भी किए जाएंगे घोषित। और भारतीय एयरटेल, यस बैंक आज पेश करेंगे अपने तिमाही नतीजे। एक्साइड, गति, सद्भाव, कंसाई, नेरोलैक के नतीजों पर भी होगी नजर। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए किस तरह के संकेत आ रहे हैं इस बुधवार के कारोबारी सत्र के लिए। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, सबसे पहले इंडिकेशंस देता है, वो दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शुरुआत होगी। हालांकि मैं कुछ देर पहले देख रहा था, दबाव ज्यादा था, 17 पॉइंट के आसपास की नरमी थी, कमजोरी थी। अब लोअर लेवल से एसजीएक्स निफ्टी में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। दरअसल अक्रॉस ग्लोब हमने देखा है थोड़ा नर्वसनेस के साथ, थोड़ा वेट एंड वॉच के साथ कामकाज होता हुआ। सेंट्रल बैंक एक्शंस पे सबकी नजर है और आज देर रात ध्यान रखें, एफओएमसी मीट का आउटकम आना है। उससे पहले अमेरिका में ठंडा का कामकाज हुआ, यूरोप में मिला जुला कामकाज था, और आज सुबह एशिया में भी हमने देखा हल्की नरमी के साथ ही ज्यादातर एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि कोई भी दबाव अगर भारतीय बाजारों में आए, नरमी के साथ अगर शुरुआत होती है, तो शायद इंडियन मार्केट्स में आज खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो कितना प्रेशर, कौन से लेवल्स अट्रैक्टिव होंगे, क्या टारगेट्स होंगे, ये सब अनिल से मैं आगे डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन इस समय बेहद इंपॉर्टेंट है ग्लोबल क्यूज। कल भी जब डिम्पी से मैं बातचीत कर रहा था तो यही पॉइंट हाईलाइट हुआ था कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन, या डिम्पी जैसे पुट कर रहे थे उसे वेट एंड वॉच के मूड में है, और आज भी शायद सिमिलर क्यूज है डिम्पी, ऐसे ही कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही कहना चाहिए, क्योंकि दो बड़े सेंट्रल बैंक और एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और एक दुनिया का सबसे बड़ा देश अर्थव्यवस्था के लिहाज से, अगर दोनों के सेंट्रल बैंक कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस ग्लोबली बन जाती है। इसलिए अगर आप देखें तो हालांकि कुछ एक और आंकड़े भी थे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि फेडरल सेंट्रल बैंक क्या फैसला ले सकता है। लेकिन अमेरिका के अंदर, चीन में, क्योंकि वहां पे भी रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के रिजल्ट हैं, जो अमेरिका में रिजल्ट आ रहे हैं वहां पे एप्पल के रिजल्ट ने थोड़ा निराश किया है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो नेस्डेक में उसकी वेटेज ज्यादा थी और नेस्डेक लाल निशान में आपको आते हुए दिखा। हालांकि डॉ जोन्स के अंदर बढ़त थी। इसके अलावा कमजोर डॉलर से कल वहां पे कच्चे तेल के अंदर वापस बढ़त आती हुई दिखी है और वापस ब्रेंट 45 के ऊपर आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कच्चे तेल के अंदर वापस एक अच्छा सर्ज आना दिखना। कल 3% का सर्ज था। इसके अलावा कल मार्च में ड्यूरेबल गुड्स के आंकड़े आए जो कि 0.8% की बढ़त लेके आए, जो कि उम्मीद से कम थे। इसने भी बाजार में कुछ हद तक दबाव बनाया। साथ ही मार्केट का पीएमआई भी कल आया है और वो 52 रहा है। अप्रैल का पीएमआई है जो पिछली बार के मुकाबले 1% बढ़ा है। और साथ ही अगर आप देखें तो पेंडिंग होम सेल्स के आंकड़े आज शाम को आने हैं और बेरोजगारी के आंकड़े गुरुवार को आने हैं। ये 2-3 घटनाक्रम आने वाले हैं। 2-3 घटनाक्रम आए, उसकी वजह से अमेरिकन मार्केट्स पूरी तरह से रेंज में है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सेंट्रल बैंक ही है। क्योंकि आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट बात सेंट्रल बैंक है, तो मैं एक फॉलोअप सवाल पूछना चाहूंगा डिम्पी। कल बैठक की शुरुआत हुई थी, आज देर रात वो यूएस एफओएमसी मीट का आउटकम आने वाला है। क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रहा है बाजार? देखिए, दोनों के सेंट्रल बैंक्स में पहले फेड का देखें तो फेड के अंदर ये चीज बिल्कुल तय है कि इस बार शायद हो सकता है ब्याज दरें ना बढ़ें। हाँ, लेकिन इस बार जो कमेंट्री आने वाली है उससे ये काफी हद तक तय हो जाएगा कि अगली ब्याज दरें कब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि फेडरल बैंक ने डिसाइड किया कि कम से कम साल में 2 बार ब्याज दरें बढ़ाएंगे। और ये बात नहीं भूलना चाहिए कि इस समय अमेरिका के अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया वो चल रही है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए दोनों कैंडिडेट बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और खास सेंट्रल बैंक के को लेकर भी वो टारगेटेड है। सेंट्रल बैंक को ब्याज दरें अगर बढ़ानी पड़ेगी तो जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, जैसे पिछली बार वो काफी हद तक घिरते हुए दिखे थे। इसलिए इस बार ब्याज दरें तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कमेंट्री में ये काफी हद तक तय हो जाएगा कि आने वाले दिनों में ब्याज दरें कितनी बढ़ सकती है और कब बढ़ेंगी। दूसरा, जापान का सेंट्रल बैंक भी फैसला लेगा तो उसमें
उसमें यह होगा कि हो सकता है नेगेटिव लेंडिंग रेट आ जाए। असल में युआन जिस तरह से अपने आप में मजबूत हुआ है उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए नेगेटिव लेंडिंग रेट की जा सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश है वो पूरा, और युआन की वजह से काफी हद तक उस कंट्री को नुकसान पहुंचा, उस अर्थव्यवस्था को। इसलिए ये कह सकते हैं इट्स एन इमरजेंसी कॉल फॉर बैंक ऑफ जापान कि वो क्या फैसला लेता है, और हो सकता है नेगेटिव लेंडिंग रेट्स आपको आते हुए दिख जाए। ओके, तो सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस पे सबकी नजरें, और शायद उसके बाद ही बाजार एक डायरेक्शनल कॉल, दिशा के लिहाज से कॉल लेते हुए नजर आए। आज शाम, इनफैक्ट कहना चाहिए आज देर रात 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार एफओएमसी मीट का आउटकम आना है। लेकिन चलिए भारतीय बाजारों में पर फोकस करिए। और कल आपको याद होगा बेहद स्ट्रांग, बहुत अच्छा सेशन था इंडियन मार्केट्स के लिहाज से। कल भी संकेत सिमिलर थे, दबाव के साथ शुरुआत हुई, नरमी सुस्ती कह लीजिए आप, उसके साथ शुरुआत हुई, पर दिन के दौरान लगातार लोअर लेवल से एक बाइंग सपोर्ट, और दोपहर 12 बजे के आसपास तो एक तगड़ा बाइंग मोमेंटम या शॉर्ट कवरिंग का भारतीय बाजारों को सहारा मिला, और फाइनली दिन के हाईज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। 1.25% तक का उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स में हमने देखा 328 अंक की मजबूती और 26,000 के लेवल्स के ऊपर जाके क्लोज हुआ। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी थी, 7950 के कंफर्टेबली ऊपर जाके कल हम क्लोज हुए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी खरीदारी, चौतरफा एक्चुअली खरीदारी देखने को मिली थी। हालांकि कल लार्जली लार्ज कैप्स में ज्यादा बाइंग थी, तो मिड कैप स्मॉल कैप्स हरे निशान में थे, लेकिन 3/4 से 2/3% के आसपास का उछाल था। मार्केट विद पॉजिटिव, हर एक गिरने वाले के सामने दो स्टॉक्स मजबूती के साथ कल कामकाज करते हुए नजर आए, और सबसे तगड़ा सपोर्ट मिला सबसे इंपॉर्टेंट पॉकेट से, यानी कि बैंक्स। 2% का उछाल कल के कारोबारी सत्र में। बैंक्स के अलावा मारुति के नंबर्स के बाद ऑटो में खरीदारी थी, और मेटल्स तो कल सुबह से चमकते हुए नजर आए थे। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स थी। कल इंटरेस्टिंगली एफआईआईज डीआईआईज दोनों की बाइंग के आंकड़े आए हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 512 करोड़ रुपए की बाइंग करी, और डीआईआईज ने एक छोटा सही लेकिन एक पॉजिटिव आंकड़ा 21 करोड़ रुपए के आसपास की डीआईआईज की बाइंग का आया है। लेकिन आज के लिए किस तरह का कामकाज हो सकता है, किस तरह के संकेत हैं, कैसे रीड करूं इन सब ग्लोबल क्यूज को, और आज का ट्रेडिंग बायसनेस क्या होगी। सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेक्टर अनिल सिंघवी की मैंने शुरुआत में कोट प्लेट पढ़ी थी, जहां पे अनिल कह रहे थे किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके होंगे। तो अनिल आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे क्लियर कट रणनीति समझ लेते हैं। अनिल जी, किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे खरीदारी के लिहाज से, और क्या टारगेट्स होंगे, और आज का सेशन कैसा रहने वाला है? आज का सेशन शायद सुस्त शुरुआत हो, थोड़ी कमजोरी बढ़े, और उसके बाद फिर से रिकवरी के चांस नजर आते हैं। एक्सपायरी के पहले बाजार बहुत ज्यादा कमजोर होगा, इसकी संभावना कम है। 7,800 जो हम लगातार बात कर रहे थे कि जिस तरह से पोजीशंस बनी हुई है उसके नीचे जाएगा नहीं। कल जो स्मार्ट रिकवरी हुई है वो काफी बेहतरीन है, खासतौर से 7,950 के ऊपर की क्लोजिंग मिलना ये साफ तौर पर बता रहा है कि बाजार में कुछ और अपसाइड बन सकती है। ऐसे में ग्लोबल संकेतों के चलते अगर आज कमजोर शुरुआत हो जाए तो 7,925 7,900 की रेंज है जहां पर खरीदारी की जा सकती है। 7,900 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ऊपर की तरफ 8,000 और 8,050 तक के लेवल्स बन सकते हैं। काफी कुछ कॉल्स में जो शॉर्ट पोजीशंस बनी थी वो कवर होती हुई दिखी है। पुट बेचे जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि तेजी की पोजीशंस और बन रही है। तो वायदा कारोबार के डेटा काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। एफआईआईज की भी खरीदारी के आंकड़े आए हैं। अच्छी बात आशीष ये है कि कल डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली भी थमती नजर आई है, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक बार कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज खरीदारी का मौका ज्यादा बेहतर होगा। तो फर्स्ट हाफ में जब आपको दिग्गज शेयर थोड़े शांत नजर आए कल के उछाल के बाद, तो छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी भी 17,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पर भी खरीदारी की जा सकती है अगर आज कमजोर शुरुआत हो। 16,500 के आसपास बैंक निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, उसे स्टॉप लॉस मानकर वहां भी खरीदारी करने का मौका ही देखना चाहिए। तो ले दे के अच्छा सेशन होगा। कमजोर शुरुआत को खैर ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे कल ही की तरह कमजोर शुरुआत होगी, लेकिन दिन के दौरान इस कमजोर शुरुआत में आप खरीदारी करके चलें, शायद फिर से अपसाइड अच्छे खासे देखने को मिले इंडियन मार्केट्स में। अनिल मानते हैं निफ्टी में आपके लिए टारगेट्स होंगे 8,000 से 8,050 तक के, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी इस समय खरीदारी करने के मौके दे रहा है। कल आउट परफॉर्म कर रहा था, और बैंक निफ्टी में आपको 17,000 तक के लेवल शायद देखने को मिले। और ध्यान रखें, कल इस अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी होनी है। कल भी हमने सीएनबीसी आवाज का एक्सपायरी पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल भी मैंने इस बात को हाईलाइट करा था कि स्ट्रीट डिवाइडेड है, शायद दोनों तरफ के मौके होंगे। और सीएनबीसी आवाज के एक्सपायरी पोल में सबसे ज्यादा पोल पार्टिसिपेंट्स ने, रिस्पोंडेंट्स ने 35% ने कहा था 7,900 के ऊपर लाइकलीहुड है एक्सपायरी होने की। और देख ले कल किस तरह का मोमेंटम था, कल सबको इस रैली ने सरप्राइज किया। 7950 के हम ऊपर जाके कल क्लोज हुए, तो शायद वो पोल एकदम सटीक पड़ता हुआ। और अनिल आज भी हाईलाइट कर रहे हैं खरीदारी करने के मौके होंगे, आज भी स्क्रीन आपको बेहतर नजर आएगी।
तो अब देखना होगा एक्सपायरी कल जो होने वाली है किन लेवल्स के आसपास होती है, और खैर वो एफओएमसी मीट का आउटकम काफी हद तक इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय। हमारे साथ अब सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक जुड़ रही है। सिमी हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे ट्रेड करूं मैम? गुड मॉर्निंग आशीष। मैं भी लॉन्ग के साथ ही जाना चाहूंगी। अगर 50 के साथ मार्केट में ओपनिंग होता है तो मेरे ख्याल से 79.55, 79.40 एक अच्छा क्रिटिकल रेंज होगा मार्केट के लिए, और वो शायद एक माइनर सपोर्ट एरिया भी है। निफ्टी अगर इस रेंज को होल्ड करेगा तो मैं लॉन्ग जाने का ही सलाह दे रही हूँ। मेरा स्टॉप लॉस 79.20 के आसपास होगा और मैं लॉन्ग खरीदारी करूंगी 79.85 8,000 का टारगेट के लिए। ये मेरा इंटरडे टारगेट है, क्योंकि मेरा इंटरडे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस मूव निफ्टी को 8,000 का मार्क को छूना ही चाहिए, इसलिए 8,000 का ही मैक्सिमम टारगेट मैंने रखा है, 7985 और 8,000, और स्टॉप लॉस मेरा 79.20 के आसपास होगा। और अगर बहुत ही ड्रॉप डाउन होता है तो भी मैं लॉन्ग जाने का ही सलाह दूंगी, वो अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे अगर बहुत खराब ओपनिंग होता है। पर मेरे ख्याल से 79.55, 79.40 इस रेंज को निफ्टी होल्ड करने का पूरा कोशिश करेगा। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों एक्सपर्ट्स कॉन्फिडेंट बाजार को लेकर, कोई भी सुस्ती, कोई भी कमजोरी, कोई भी गिरावट, खरीदारी करने के मौके होंगे। और इनफैक्ट दोनों मानते हैं 8,000 तक के लेवल्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिले। अनिल तो 8,050 तक के टारगेट्स की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सिमी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति, आज के कॉल्स क्या होंगे? देखिए, बहुत सारे स्टॉक कल का रडाउन में था जिसमें लग रहा था कि आज भी चलेगा। इसमें से 2 स्टॉक मैंने चूज किया है आज के लिए। एक तो BHEL, जिसमें कल एक अच्छा रिकवरी नीचे का लेवल से निचले स्तर से देखा गया था। आज शायद ये स्ट्रेंथ मेंटेन होगा। 127 का स्टॉप लॉस के साथ मैंने लॉन्ग जाने का सजेशन दिया है। 132.50 और 134 ये 2 टारगेट है मेरा। ये फर्स्ट कॉल है मेरा। और सेकंड कॉल मैंने स्क्रीन में रखा है 354 का स्टॉप लॉस के साथ 363 एंड 366, ये 2 टारगेट्स के लिए मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। ओके, तो निफ्टी में गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। इसके अलावा 2 स्टॉक्स, BHEL और टाटा स्टील, इन दोनों में हल्की कमजोरी आती है, माइनर डिप्स आते हैं, तो दोनों में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। लेवल जो सिमी सुझा रही है आपकी स्क्रीन पर। सिमी, आपका धन्यवाद। और इसके साथ साथ अब मेरे साथ पूजा जुड़ चुकी हैं, जो आज कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स, कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत करके लाई हैं। पूजा, बताएं। जी, आज तीनों ही कॉल्स में खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। सुमित बगाड़िया ने DLF में खरीदारी करने की राय दी और इनका मानना है कि अगले 2 से 3 दिनों में 135 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आशुतोष सावना ने HUL में खरीदारी करने की राय दी है और इनका मानना है कि अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। इस स्टॉक में चार्ट्स में काफी अच्छा दिख रहा है और 1 से 2 दिनों में 902 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 878 का स्टॉप लॉस लाकर चलने की राय। वहीं राकेश बंसल ने सेंचुरी टेक्सटाइल्स में खरीदारी की राय दी है। 658 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। 609 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। तीनों ही कॉल्स में खरीदारी की राय। बहुत तो इंटरेस्टिंग, तो सारे के सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, खरीदारी करने की सलाह है, चाहे सिमी ने दी हो या फिर पूजा जो एक्सपर्ट से बातचीत करके लाई है, वो सब आपकी स्क्रीन पर। प्लीज स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स नोट डाउन कर लें। पूजा मेरे साथ बनी रहेंगी और इनफैक्ट डिम्पी भी मेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे। एक्सिस बैंक, IDFC बैंक और साथ साथ भारतीय इंफ्राटेल के। ये नंबर्स कैसे थे, स्टॉक किस तरह से आज रिएक्ट कर सकते हैं, इस पर इन दोनों से बातचीत करूंगा। लेकिन आज का इवेंट्स कैलेंडर पहले, यानी कि आपकी और हमारी नजर कहां रहनी चाहिए। रिजल्ट्स के लिहाज से आज का दिन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले तो येस बैंक और भारतीय एयरटेल, निफ्टी की कंपनीज अपने रिजल्ट्स घोषित करेंगी। इसके अलावा मिड कैप यूनिवर्स में कई सारी कंपनीज, मिसाल के तौर पर एक्साइड, JSW एनर्जी, कोरोमंडल, सीएट, गति, KPIT, ये सब आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाले हैं। डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली इस नए वित्त वर्ष में। NHPC में 11.5% के आसपास का हिस्सा सरकार बेचेगी। शेयर भाव 21 रुपए 75 पैसे तय करा गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज कई सारे मामले आने वाले हैं। कॉल ड्रॉप मामले की सुनवाई आज सुबह 11 बजे होगी। सूखे और IPL को लेकर सुबह 11:30 बजे सुनवाई होनी है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी और सहारा बनाम सेबी मामले की दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। इसके अलावा संसद में आज राज्यसभा में इंडस्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2015 पर चर्चा और साथ साथ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट बिल 2016 पर चर्चा होगी। और फाइनली शाम भी बड़ी गतिविधियां होंगी। शाम 6:15 बजे कैबिनेट की एक बैठक होनी है। लेकिन जैसे मैंने हाईलाइट करा, कल बाजार बंद होने के बाद कई अहम नतीजे आए। एक्सिस बैंक, IDFC बैंक और भारतीय इंफ्राटेल के तिमाही नतीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ डिम्पी कालरा और पूजा त्रिपाठी बने हुए हैं। पूजा, सबसे पहले तो एक्सिस बैंक, आपने कहा था मिले जुले नंबर्स, थोड़ा सा एसेट क्वालिटी पे फोकस होने वाला है, पर मेरे ख्याल से कमेंट्री को लेकर ज्यादा चिंताएं शायद उभरती हुई
प्लीज समझाएं नंबर्स कैसे थे, स्टॉक कैसे रिएक्ट कर सकता है? जी, जैसा कि आपने बताया कि ऑन द फेस ऑफ इट तो हम देख रहे हैं कि एनपीए में सुधार हुआ है, लेकिन बैंक ने यहाँ पर काफी सारे लोन्स एआरसीज को बेचे हैं। और अगर स्लिपेजेस के आंकड़े पर नजर डालें तो इस बार करीब 1400 करोड़ के स्लिपेजेस बैंक के हुए हैं। और अगर FY16 के पूरे आंकड़े की बात करें तो करीब 7300 करोड़ के स्लिपेजेस, फ्रेश स्लिपेजेस हुए हैं। मैनेजमेंट के गाइडेंस और डिस्क्लोजर पर अगर नजर डालें तो उनका कहना है कि आगे आने वाले क्वार्टर में स्ट्रेस बना रहेगा। वॉच लिस्ट पर करीब 22,600 करोड़ के लोन है, जो कि कुल कॉर्पोरेट बुक का 13% है। इस पर नजर रहेगी, यहाँ पर कुछ स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा बैंक का ये भी कहना है कि करीब 45% जो कॉर्पोरेट लोन है उसमें से 60% आगे आने वाले कुछ 8 क्वार्टर में एक कंसर्न दिख सकता है और वो बैड लोन्स में जा सकता है। जो नंबर्स जहाँ पर ग्रॉस एनपीए के आंकड़े में जो सुधार दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि बैंक की रिकवरी काफी ज्यादा हुई है। इसके अलावा कुछ लोन्स बैंक पूरे साल भर अगर हम बात करें तो काफी सारे लोन्स जो हैं वो बैंक ने एआरसीज को भी बेचे हैं, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं आंकड़ा में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के लिए बैंक ने काफी ज्यादा कंसर्न भी जताए हैं। ओके, तो एक्सिस बैंक दिक्कत की बात, वो कमेंट्री, वो जो वॉच लिस्ट की पूजा बात करें कि 22,600 करोड़ रुपए के लोन्स वॉच लिस्ट में, वो कमेंट्री एक दिक्कत वाली बात। लेकिन भारतीय इंफ्राटेल, इस कंपनी से एक्सपेक्टेड था, डिम्पी कह भी रहे थे एक स्टडी परफॉर्मेंस शायद देखने को मिलेगा, पर सबकी नजर थी उस बोर्ड बैठक में तो बायबैक पे जो फोकस था। डिम्पी, ये नंबर्स नेट कैसे थे? बायबैक क्या स्टॉक को इन्फ्यूज करने वाला है? मदद मिलेगी, खरीदारी देखने को मिलेगी? बिल्कुल जरूर मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट पहले से उम्मीद थे कि इस बार शानदार आएंगे और ऐसे ही रहे रिजल्ट्स में, और उम्मीद से कहीं बेहतर भी ये कह सकते हैं कि रिजल्ट्स आए हैं। सिर्फ आप प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े को देखें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो मुनाफा यहाँ पे उम्मीद था कि करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, वो 660 करोड़ आया है। साथ ही अगर इसका रेवेन्यू भी देखें, जो करीब उम्मीद थी कि 3100 करोड़ के नीचे रहेगा, वो 3161 करोड़ रुपए आया है। और साथ ही जो बायबैक की बात बोल रहे हैं, कंपनी 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है बायबैक पे। इंटरेस्टिंग बात 2000 करोड़ नहीं है, इंटरेस्टिंग बात उसकी प्राइसिंग है जो कि 450 रुपए रखी गई है। अभी शेयर 400 के भी नीचे है, और 450 पे अगर कंपनी खुद बायबैक कर रही है और वो भी करीब 2000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम से, तो उससे उम्मीद लगाई जा सकती है शेयर के अंदर अच्छा खासा प्रोफाइल देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बायबैक और डिविडेंड, हालांकि इन्होंने डिविडेंड 11 से घटाकर 3 रुपया कर दिया है, लेकिन फिर भी बायबैक और डिविडेंड का टोटल खर्च जो कंपनी इस पर कैश के फॉर्म में आएगा वो करीब 2685 करोड़ रुपए आएगा, जो उसकी बैलेंस शीट से कह सकते हैं एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। तो बायबैक के लिहाज से, बेहतर रिजल्ट के लिहाज से भारतीय इंफ्राटेल आज काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया। ओके, नतीजे भी अच्छे रहे और बायबैक का क्वांटम और बायबैक का प्राइस दोनों स्टॉक मार्केट को खुश करेगा। पर एक और बैंक ने कल अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे, एक जो हाल फिलहाल ही बैंक बना है, आईडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स कल पूजा आए हैं। क्या पैर जमा पाया है ये? मैं पढ़ रहा था, लग रहा है कि नतीजे तो निराश करने वाले हैं। जी, नतीजे काफी निराश करने वाले हैं। ये दूसरा क्वार्टर है जब बैंक ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए। ग्रॉस एनपीए में काफी ज्यादा बढ़त हुई है। पिछले क्वार्टर के 3% के सामने इस बार क्वार्टर 6% तक के एनपीए फिगर्स देखने को मिले हैं। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट कमेंट्री पर नजर डालें तो उनका कहना है कि ये जो डिटोरिएशन हुआ है ये कोई चिंता की बात नहीं है। पिछले टेलीकॉम और इंफ्रा आईडीएफसी ने काफी सारे लोन इंफ्रा टेलीकॉम सेक्टर में दिए थे, तो ये वही सारे लोन है जो आईडीएफसी बैंक में जो कुछ लोन है वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ये कंसर्न है। लेकिन इन लोन के लिए जो प्रोविजनिंग है वो पहले ही दी जा चुकी है और आगे आने वाले क्वार्टर्स में शायद यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो सारे लोन है ये आईडीएफसी बैंक के वॉच लिस्ट में रहेंगे। आगे थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि रिकवरी पर काफी ज्यादा फोकस रहेगा। शायद कुछ आने वाले समय में इतनी ज्यादा दिक्कतें देखने को ना मिले। इसके अलावा कॉस्ट भी एलिवेटेड ही रहेंगे क्योंकि जो बैंक है वो भी एक्सपेंशन मोड में है, तो कुछ समय के लिए कंसर्न बना रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा था कि कुछ टाइम के बाद नतीजे काफी अच्छे रहेंगे और रिटेल पोर्टफोलियो की तरफ से काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट, आउटलुक अच्छा, लेकिन ये तिमाही रिजल्ट्स तो कमजोर है, बाजार उस पर शायद रिएक्ट करता हुआ नजर आए। तो आईडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक नंबर्स या कमेंट्री डिसअपॉइंटिंग, लेकिन जैसे डिम्पी कह रहे थे भारतीय इंफ्राटेल रिजल्ट्स और वो बायबैक प्रोग्राम शायद बेहतर है बाजार के लिए आज से। तो इस तरह का रिएक्शन आपको इन तीनों ही स्टॉक्स में आज देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट में। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज फोकस में रहने वाले हैं। टॉप 5 शेयर्स लेकर आएंगे हेमंत घाई और साथ ही कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की रणनीति भी बनाएंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, जानते हैं हमारे सहयोगी हेमंत घई से जो इस समय स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स पर नतीजे जिनके आए हैं बाजार बंद होने के बाद उन स्टॉक्स पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा, उस लिहाज से एलेम्बिक पर नजर रखिएगा। अच्छी खबर नहीं है, जी हां, मुनाफे से घाटे में आई है। 4.25 करोड़ का मुनाफा था और इस बार 1.4 करोड़ रुपीज का लॉस इस कंपनी ने पेश किया है, तो इस शेयर में दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन रेमंड पर नजर रखिए, 21.5 करोड़ रुपए से मुनाफा सीधे बढ़कर 56.2 करोड़ रुपीज हो गया है। इवन एबिटा मार्जिन देखिए 6.5% से बढ़कर अब डबल डिजिट में पहुंच गए हैं, 10.3% रहे हैं कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन। तो इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, हालांकि थोड़ा इलिक्विड सा शेयर है ये। लेकिन स्वराज इंजन्स ने भी अच्छे नतीजे पेश किए हैं, 41% मुनाफा बढ़ा है, 9% से ज्यादा इनकी आय बढ़ती हुई नजर आई है। तो रेमंड्स और स्वराज इंजन्स ने अच्छे नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए हैं। लेकिन देखिए, फाइनेंशियल ईयर शुरुआत हुई है और सरकार अब डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है। जैसा आशीष आप भी कह रहे थे, एनएचपीसी का ओएफएस आज नॉन रिटेल धारकों के लिए खुलेगा और कल रिटेल वाले लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि 6% डिस्काउंट पर ये प्राइसिंग की गई है कल के मार्केट प्राइस से, और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स को 5% का और डिस्काउंट देने के लिए भी सरकार ने कहा है, तो इस स्टॉक में आज दबाव देखने को मिल सकता है। ऑयल इंडिया अगला शेयर सबके रडार पर रहने वाला है, क्योंकि इसका भी विनिवेश होने वाला है और सरकार ने बैंकर से बोलियां मंगाई हैं। सरकार यहां 10% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। तो ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिस पर नजर होनी चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट के लिहाज से, नेगेटिव साइड। ओके, खबरों के लिहाज से तमाम स्टॉक्स आपके रडार पर रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद कमोडिटी और साथ साथ प्राइमरी मार्केट्स के एक्शन पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और कल कच्चे तेल में हमने देखा 3.5% का उछाल, आज भी शुरुआती एशियाई कामकाज में मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। आज रणनीति क्या हो, कार्बी कॉम्पोनेंट की प्रिया चौधरी अब मेरे साथ जुड़ रही हैं। प्रिया जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं मैम कच्चे तेल में? गुड मॉर्निंग आशीष। जैसा आपने कहा कि कल भी अच्छा उछाल देखने को मिला, मुझे लगता है कि आज भी ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आज इन्वेंट्री जो आने वाली उसमें एक्सपेक्टेशन है कि वो प्राइस के लिए पॉजिटिव होगा। वहीं प्रोडक्ट साइड देखें तो समर सीजन से पहले इस साल डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ देखें तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज $50 के ऊपर ही प्रॉफिट में आएगी और प्राइस के नीचे जाने की वजह से उन्होंने अपना आउटपुट बंद कर दिया था। तो $50 मुझे एक बेंचमार्क दिख रहा है और नियर टर्म में मुझे लगता है कि $50 देखने को मिल सकता है। वहीं जून में ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की मीटिंग है, तो तभी हमें क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि प्रोडक्शन किस हद तक रहेगा। इस समय तो खरीदारी करने के मौके हैं, और तो कार्बी कॉम्पोनेंट की रणनीति आपकी सीन्स पर कच्चे तेल में खरीदारी और सोने और चांदी में भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह से वक्त निकालने के लिए। लेकिन अब क्विकली प्राइमरी मार्केट्स के एक्शन पर फोकस। आज डायग्नोस्टिक कंपनी थायरोकेयर का आईपीओ आने वाला है। कंपनी इस इश्यू से 480 रुपए जुटाएगी, 80 करोड़ रुपए जुटाएगी, माफ कीजिएगा। कंपनी ने इसके लिए 420 से 446 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 15 एंकर इन्वेस्टरों से 144 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इन एंकर इन्वेस्टरों में नोमुरा, मेरिल लिंच, डीएसपी ब्लैक रॉक, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का नाम शामिल है। इन्हें कंपनी ने 446 रुपए के भाव पर शेयर अलॉट किए हैं। लेकिन जाते आते एक बार एजेक्स निफ्टी पर नजर डाल लीजिए, किस तरह का कामकाज हो रहा है। थोड़े से नरमी, कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शुरुआत होने के इंडिकेशंस, लेकिन अच्छी बात कि लगातार लोअर लेवल से एक रिकवरी है। एक समय था 128% के आसपास के दबाव के इंडिकेशंस आ रहे थे, अब पूरे लॉसेस एजेक्स निफ्टी के वाइप आउट होते हुए एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस हैं। ध्यान रखें, एशिया में कमजोर कामकाज हो रहा है ज्यादातर एशियाई बाजारों में, लेकिन आज दोनों एक्सपर्ट जिनसे हमने बात करी, चाहे अनिल हो चाहे सिमी हो, दोनों का मानना है किसी भी कमजोरी, किसी भी गिरावट में भारतीय बाजार में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। टारगेट निफ्टी पर होंगे 8000, उसके बाद 8050 तक के। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी अनिल मानते हैं कि खरीदारी करने के मौके होंगे 17000 तक के लेवल्स तक, वहां पे अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।